गुड मॉर्निंग। आज वर्ग 16 का अंतिम पार्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 रसायनों में सबसे महत्वपूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल ही है और इसका एक सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्रयोगशाला में, उद्योग, अनेक उद्योगों में। जितने भी आपके वाहन हैं उनमें जो बैटरी है उसमें यही काम आता है। इसकी अधिक मात्रा चाहिए तो आप इसकी एक तो है औद्योगिक विधि है, संपर्क विधि है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसके गुण हैं। तो एडिंग हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। इसको सहस्पर्श विधि भी कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें 3-4 बातें हैं। इसका सिद्धांत, उपकरण का रेखीय डायग्राम जो बुक में दिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, और बनाने की आवश्यक शर्तें। उसके बाद ये सबसे प्रबलाक्षी कारक क्यों है, कारण देने हैं। अम्लीय प्रकृति, द्विक्षारकीय अम्ल, क्षारों से क्रिया, धातुओं और अधातुओं से क्रिया, और अंत में उपयोग। सबसे पहले है संपर्क विधि का सिद्धांत। पहला इसमें है सिद्धांत। सबसे पहले सल्फर या आयरन पाइराइट को वायु में जलाकर SO2 गैस प्राप्त करते हैं। SO2 और ऑक्सीजन के गैस के मिश्रण में अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर करके इनको संपर्क कक्ष में, यानी कि इन दोनों गैसों को उच्च दाब और ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ओलियम बनता है। ओलियम में जल मिलाने से सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो समीकरण आ जाती है। सिद्धांत में क्या है कि आयरन पाइराइट FeS2 प्लस O2, 11 O2 या 4 आ जाएगा। इसमें Fe2O3 प्लस 8 SO2। अब SO2 और O2 गैसीय मिश्रण को V2O5 2 बार वायुमंडल दाब वो 750 के इस पर प्रवाहित करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस डेल्टा H, डेल्टा -196 किलो जूल प्रति मोल, और SO3 प्लस H2SO4 H2S2, ये बन गया ओलियम। और इसमें आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये सिद्धांत में है। अगर समीकरण आ जाए कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में प्रयुक्त 2 अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए, तो ये इसमें अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक आवश्यक शर्तें और आ जाती है। इसमें क्या है, पहला हो गया सिद्धांत। नंबर 2, अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की आवश्यक शर्तें।
तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम बताते हैं कि अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में अधिक शर्तें क्या है, ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में समीकरण दी हो सकती है, पूछ सकता है इस अभिक्रिया में अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति के लिए ताप और दाब का प्रभाव बताइए। क्योंकि यह अभिक्रिया एक तो उत्क्रमणीय है, दूसरा ऊष्माक्षेपी है और उत्पाद का आयतन कम है, यानी 3 आयतन अभिकारक से 2 आयतन उत्पाद बनता है। तो ला-सातेलिय नियमानुसार इस अभिक्रिया पर ताप और दाब का प्रभाव बताना होता है। पहला है ताप का प्रभाव, तो पहला है ताप। अब चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यदि अधिक ताप बढ़ाते हैं तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो क्या करती है, SO3 को अपघटित होकर वापस अभिकारक SO2 और O2 में परिवर्तित कर देती है। हमें SO3 की प्राप्ति कम होगी, जबकि हमें क्या चाहिए, अधिक SO3। इसलिए अधिक SO3 प्राप्ति के लिए ताप क्या होना चाहिए, कम। और कितना, 775 या 750 केल्विन। इस ताप से नीचे तो संभव नहीं, इसलिए इस क्रिया के लिए कम ताप 750 के की आवश्यकता होती है। नंबर 2, दाब। दाब का प्रभाव जानते हैं आप। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर आयतन या अणु संख्या कम होती है। इस अभिक्रिया में 3 आयतन अभिकारक से 2 आयतन उत्पाद बनता है, इसलिए दाब बढ़ाने से अधिक उत्पाद की प्राप्ति होती है। अतः अधिक SO3 की प्राप्ति के लिए दाब अधिक होना चाहिए। यहाँ 2 बार ये शर्त आ जाती है 1 नंबर की। इतने पूछेगा, संपर्क विधि द्वारा अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति के लिए 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। तो नंबर 1 कम ताप और नंबर 2 अधिक दाब। तो पहला हो गया सिद्धांत, दूसरा हो गया शर्तें। अब इसका नंबर 3 उपकरण की बनावट। तो इसमें तीसरा है बनावट। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए काफ़ी लंबा है। देखिए डायग्राम में इसमें ये पार्ट होते हैं। एक होता है पाइराइट बर्नर, पाइराइट बर्नर। दूसरा धूल कक्ष। तीसरा शुष्क कक्ष। चौथा शोधन कक्ष। 5वां परीक्षण बॉक्स। 6ठा संपर्क कक्ष। 7वां अधिशोषण मीनार। ये आप ध्यान से बुक को देख रहा, उसमें एक रेखीय डायग्राम दिया गया है। उसमें इस प्रकार ये 7 भाग है। अब शुरू में क्या करते हैं, पाइराइट बंदर में आयरन पाइराइट होता है और उसको बंदरों को खूब गर्म करते हैं तो वायु प्रवाहित करते हैं, तो वो आयरन पाइराइट वायु से क्रिया करके ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। अब उसमें SO2 के साथ O2 भी होती है, पाइराइट कण भी होते हैं, तो इसको धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जहाँ क्या है कि ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, वो जो पाइराइट कण है या जो पानी नमी के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और केवल SO2 और O2 गैस ही बचती है। उसको फिर भेजते हैं शोधन कक्ष में, उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है।
ये क्या करता है कि इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियाँ होती है। SO2 और O2 के गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियाँ होती है, उनको इस शोधन कक्ष में दूर करते हैं। क्योंकि यदि अशुद्धियाँ रह जाती है तो ये उत्प्रेरक को नष्ट कर देती है और अम्ल का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए इस यहाँ परीक्षण बॉक्स के द्वारा जांच करते हैं कि भाई देवे SO2 और O2 के गैस के मिश्रण में आर्सेनिक और एंटीमनी के अपद्रव्य रह तो नहीं गए हैं। अगर ये अपद्रव्य होते हैं तो यहाँ प्रकाश डालते हैं, उसमें कण चमकता हुआ नजर आ जाता है। अगर अशुद्धि है तो वापिस उसको भेज देते हैं और पुनः शुद्ध करते हैं। शुद्ध होने के बाद ही SO2 और O2 गैस के मिश्रण को संपर्क कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें लोहे के पाइप होते हैं, उनमें वेनेडियम पेंटाक्साइड उत्प्रेरक भरा होता है। बाहर से गर्म करके इसका ताप बढ़ा लेते हैं और दाब की सहायता से SO2 और O2 गैस को प्रवाहित करते हैं, तो इस कक्ष में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस गैस को अधिशोषण मीनार में नीचे से प्रवाहित करते हैं, ऊपर से इसमें संध सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है। वो सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 को सोख कर क्या बनाता है, ओलियम बनाता है, और उस ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लिया जाता है। तो यहाँ एक तो किताब में से डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है दो, क्या पूछ सकता है कि संपर्क विधि में संपर्क कक्ष में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण, तो ये आ जाएगी समीकरण 2SO2 + O2 उत्क्रमणीय V2O5 2 बार दाब और 750 केल्विन 2SO3 + ΔH। ये समीकरण है संपर्क कक्ष की। और उसमें उसके बाद में अधिशोषण कक्ष या मीनार में अभिक्रिया, तो यहाँ क्या करते हैं, SO3 गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सोख लिया जाता है और ये क्या बना जाता है, ओलियम आ जाता है। कि ओलियम क्या है, तो ये एक संपर्क विधि निर्माण में मध्यवर्ती उपजात है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम आता है। तो ये क्या बन जाता है, ओलियम। और ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लिया जाता है। ये संपर्क विधि है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो इसका सिद्धांत यानी कि अभिक्रियाएं, दूसरा अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की आवश्यक शर्तें, तीसरा संपर्क कक्ष में होने वाली अभिक्रिया, और चौथा ओलियम क्या है इसका उपयोग। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट है कि ये एक गाढ़ा हल्का भूरा द्रव होता है और इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जल अणुओं के साथ अंतराणुक H बंध बना लेता है। इस कारण ये अणु परस्पर जुड़ जाते हैं और इसका क्वथनांक उच्च होता है, 611 के करीब होता है। आ जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, यह आ जाएगा अंतराणुक H बंध के कारण। इस प्रकार ये दूसरा, इस प्रकार ये H बंध बना लेता है। इस प्रकार यहाँ भी इस प्रकार, तो ये बोलते हैं अंतराणुक H बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग के कारण यह अधिक क्वथनांक वाला होता है। उसके बाद में यहाँ पॉइंट आ जाता है
कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल क्रियाकारक है। क्यों? प्रबल क्रियाकारक। एक नंबर का आ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल क्रियाकारक की भांति व्यवहार क्यों करता है, या ये प्रबल क्रियाकारक क्यों होता है। दो कारण देने हैं। नंबर एक, निम्न वाष्पशील, निम्न वाष्पशीलता। नंबर दो, प्रबल अम्लीय गुण, प्रबल अम्लीय गुण। तीन, जल के प्रति प्रबल, जल के प्रति प्रबल बंधता, जल के प्रति प्रबल बंधुता। और चौथा, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। तो चार में से दो कोई पॉइंट दे, एक नंबर का आ जाता है कि कारण बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल क्रियाकारक है। तो इसके चार कारण है। नंबर एक, निम्न वाष्पशीलता। नंबर दो, प्रबल अम्लीय गुण। नंबर तीन, जल के प्रति प्रबल बंधुता। और नंबर चार, प्रबल ऑक्सीकारक। तो पहला था संपर्क विधि, दूसरा उच्च क्वथनांक का कारण, तीसरा प्रबल क्रियाकारक का कारण, चौथा है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति के संदर्भ में आ जाता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक प्रबल अम्ल कौन सा है, द्विक्षारकीय है। चौथा पॉइंट है प्रबल अम्ल। ये क्या होता है, द्विक्षारकीय, द्विक्षारकीय या क्षारीय अम्ल है। इसकी क्षारकता दो होती है, यानी कि यह है क्षारों के साथ क्रिया करके दो प्रकार के लवण बनाता है, इसे द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। आ जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अम्ल में दो प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं जो क्षारों के साथ क्रिया करके दो प्रकार के लवण बनाते हैं। जैसे सोडियम बाईसल्फेट और दूसरा लवण बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2। तो आ जाता है, सिद्ध कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल है। तो यहाँ लिख देंगे कि क्योंकि इसके एक अणु में दो प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन क्षार के दो अणुओं से क्रिया करके दो प्रकार के लवण बनाते हैं। जैसे उदाहरण आपको ये दे दिया गया है। पांचवा गुण इसका है कि इसका K1 और K2 क्या होते हैं, योजन स्थिरांक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में मिलाते हैं प्लस H3O प्लस, यहाँ Ka1 बराबर क्या आ जाएगा, HSO4 H3O बटे H2SO4 और HSO4 प्लस H2O, क्योंकि दोनों H त्यागते हैं ये, SO4 माइनस 2 प्लस H3O प्लस। तो Ka2 बराबर क्या आ जाएगा, SO4 माइनस 2 एक्टिव मास H3O आयन का एक्टिव मास बटे HSO4 का एक्टिव मास। अब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, कारण बताइए Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2।
यानी K1 का मान ज़्यादा होता है, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक प्रबल है, जबकि इसका आयन दुर्बल अम्ल है। कारण क्या होता है, जब एक H आयन त्याग देता है तो क्या बन जाता है, इसका आयनाइन हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, जिसमें अब दूसरा जो हाइड्रोजन है वो अधिक दृढ़ता से बन जाता है। उसको हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कम धीरे हटता है। इस कारण K1 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के वियोजन स्थिरांक प्रथम, इसे बोलते हैं प्रथम वियोजन स्थिरांक का मान द्वितीय वियोजन आयन स्थिरांक से ज़्यादा होता है। ये इसका कारण यही है कि उदासीन अणु जो H होता है वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, लेकिन आयन का स्थायित्व बढ़ जाने के कारण H+ आसानी से हटता है। यही कारण है कि Ka1 का मान Ka2 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे इसका, धातुओं और धातुओं से क्रिया। धातु से आप जानते हो 10वीं में आता है कि तनु अम्ल धातुओं से क्रिया कर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धातुओं से क्रिया करके उनके लवण और H2 गैस जैसे Zn प्लस H2SO4, Na प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4, यानी यहाँ क्या इसमें क्या होता है, तनु अम्ल से क्या होता है, ये धातुओं के लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके समम SO2 में अपचित हो जाता है और धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ आ जाता है कि मैंने बताया ना कि नेक्स्ट आ जाता है, सिद्ध कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो यहाँ धातु और धातु से क्रिया है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर Hg और कार्बन सल्फर के साथ क्रिया करता है तो उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। जैसे Cu प्लस 2H2SO4 या सांद्र और गर्म तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। इसी प्रकार सल्फर को SO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये 2018 में क्रिया दोनों आ गई थी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर और कार्बन के साथ क्रिया। तो ये और लास्ट है इसका जल निर्जलीकरण के, जल को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। यानी कुछ जो निर्जलीकरण क्रियाएं हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि यह अभिकारक से उत्पन्न जल को अवशोषित कर लेता है। जैसे एल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन बनती है, या जब ग्लूकोज को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन बचता है, जल को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। जैसे ये शर्करा है C12H22O11, जब शर्करा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो ये
सिर्फ कार्बन रह जाएगा, बाकी क्या जल को ये अवशोषित कर लेगा। इसी प्रकार एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये जल को सोख लेता, क्या देता है, एल्कीन। अब यहाँ और एक खास बात क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो जल मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, इसलिए लैब में भी ध्यान रखना है कि जब इसका तनुकरण करते हैं तो जल में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल को जल में। अगर सीधा जल को हमने अम्ल में डाल दिया तो एकदम बाहर निकलेगा, धुम्मर होंगे और नुकसान हो जाएगा। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करते समय ध्यान रखें कि पहले जल को लेकर जल में थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं ताकि अधिक गर्म क्रिया नहीं हो और उसका तनुकरण हो जाए। तो ये थे भी सल्फ्यूरिक अम्ल में 8-9 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको 2021 में दिया जा सकता है। क्यों कि सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं। आ जाता है किस रसायन यौगिक को रसायन का राजा या अम्ल का राजा कहते हैं, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्यों कि किसी देश की उन्नति या कोई देश कितना प्रगतिशील है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है और कितना सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोगी में आ रहा है। तो जहाँ इसका निर्माण ज़्यादा होता है, उपयोग ज़्यादा होता है, वही देश सबसे ज़्यादा आज क्या है, विकसित अमेरिका है, जापान है, रूस है, चाइना है। वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है और उपयोग भी होता है। हमारे देश में बहुत उपयोग होता है। जितने भी वाहन है सभी में, और या घरों में इन्वर्टर्स है, सभी में क्या भरा होता है, एसिड। आम घरों में क्या बोलते हैं, एसिड है। वो कौन सा होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। जितनी भी बैटरी है सब में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। साबुन, सीमेंट, कांच यानी और ये जो अपमार्जक जितने भी रसायनों का, ये उर्वरक जितने भी रसायनों का उत्पादन है सभी का क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से ही किया जाता है। इसमें आप किताब में पढ़ना, इसके 10-12 उपयोग दिए हुए हैं। तो 4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग आ सकते हैं। तो इसमें 10 हमने मुख्य पॉइंट बताए हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए। संपर्क विधि में प्रयुक्त अभिक्रियाएं, नंबर 1 बात। नंबर 2, संपर्क विधि का आरेख है, आरेख 2 किताब में खूब लंबा चौड़ा दिया हुआ है। नंबर 3, संपर्क विधि के प्रयुक्त भाग मैंने 7-8 भाग लिख दिया, किताब में सब लिखे हुए हैं। उसके बाद में संपर्क कक्ष में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण, ओलियम क्या है, कैसे बनता है, और इसके बाद परबल क्रिया कारक क्यों होता है, इसके हमने 4 कारण बता दिए। पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल परबल क्रिया कारक का, हमने 4 बिंदु दे दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारीय अम्ल है, इसका उदाहरण दे दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीय कार्य के रूप में कार्य करता है, उदाहरण दे दिया। और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका उदाहरण दे दिया, जिसमें 3 क्रिया है, कॉपर, कार्बन और सल्फर। और अंत में इसके उपयोग। तो ये थी हमारी इकाई 16, जिसमें फिर सुन लीजिए क्या पढ़ा हमने, ऑक्सीजन, नंबर 2 ऑक्साइड, नंबर 3 ओजोन, नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के वो अपर रूप, उसके बाद में 5 नंबर SO2 गैस, 6 नंबर सल्फर के ऑक्सो अम्ल और 7 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि और इसके कुछ गुण और उपयोग। तो ये था हमारा इकाई 16। कल शुरू करेंगे इकाई 17, वर्ग 17। उसमें क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन में तो थोड़ा मैं शुरू कर देते हैं।
तो इसमें तीसरा पार्ट है ना, पहला था वर्ग 15 16, वर्ग 17, वर्ग 17 के तत्व, इन्हें हैलोजन भी कहते हैं, हैलोजन। वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं। ये 5 तत्व है, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेटिन। ये एटेटिन क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव है। ये 4 जो ऊपर के तत्व, इन्हें क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्यों बोलते हैं हैलोजन? हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हैलो का मतलब होता है समुद्री लवण, जिनोन मतलब उत्पन्न करना, यानी कि समुद्री जल में जो लवणों का निर्माण होता है वो हैलोजन के कारण ही होता है। यानी समुद्र में जो घुले हुए लवण है वो इसी वर्ग के तत्वों से बने होते हैं, इसका नाम दिया गया है हैलोजन। देखोगा आपने नमक किससे प्राप्त करते हैं? समुद्र के खारे पानी से। क्यों कि समुद्र के पानी में NaCl, KCl, NaBr, Ki सारे लवण घुले होते हैं, इनसे ही क्या करते हैं? लवणों को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस वर्ग को हैलोजन कहते हैं। अब इसकी वही 10-12 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? पहली उपस्थिति, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्राइड, एलाइड, ऑक्साइड और अंतरा हैलोजन। ये 11 पॉइंट है जो सभी इकाई में कॉमन है। इस आज का टॉपिक यहाँ तक ही, बाकी का कल। थैंक यू।